Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's online sessions of International Relations. Students, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन की रूट्स, इंटरनेशनल रिलेशन की बेसिक फाउंडेशंस। हमने अपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में इंटरनेशनल रिलेशन की कॉन्सेप्चुलाइजेशन, उसकी डेफिनेशन, उसकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन और डिफरेंट फेजेस और इंटरनेशनल रिलेशन इन हिस्ट्री एंड इन कंटेम्परेरी एरा एक डिटेल डिस्कशन की है। तो आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम ये देखेंगे कि वो कौन से स्कॉलर्स थे जिनकी कंट्रीब्यूशन थी इंटरनेशनल रिलेशंस में और उन कंट्रीब्यूशंस की रीजंस क्या हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सोशल साइंसेज में सोसाइटी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड और डिफरेंट सिचुएशन से रिलेटेड हिस्टोरिकल एराज में डिफरेंट कॉन्सेप्ट सामने आए हैं। इंटरनेशनल रिलेशन भी विदाउट हिस्ट्री is quite incomplete. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जितने भी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, लिबरल आर्ट्स वेस्ट में इसको कहा जाता है, ये तमाम सब्जेक्ट्स किसी न किसी कॉन्सेप्ट की बेस पर हैं और वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उस दौर के किसी थिंकर, किसी इंटेलेक्चुअल, किसी स्कॉलर या किसी रिसर्चर के माइंड की प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना भी एनालिसिस इंटरनेशनल रिलेशन में करते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, अनटिल अनलेस हम उन थियरिस्ट, उन स्कॉलर्स और उन इंटेलेक्चुअल्स के माइंडसेट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, हम वेग इंफॉर्मेशन के पीछे ही रहेंगे। हमारी एक रियल अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेम्परेरी एरा में इंटरनेशनल रिलेशन की होना कदरे मुश्किल नजर आता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बड़ा ही आसान तरीका है ये अंडरस्टैंड करना कि किस हिस्टोरियन ने, किस थिंकर ने, किस स्कॉलर ने कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्पेसिफिकली सोशल साइंसेस से रिलेटेड क्यों दिया। हमारे यहाँ एक जनरल परसेप्शन पाई जाती है, ये समझा जाता है कि जो थ्योरीज हैं इसको सिर्फ क्रैम करना चाहिए, या जो बेसिक उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन उसके पोस्टुलेट्स हैं उनको सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें और आपको ओवरऑल उस थ्योरी को अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, पिछले 10 सालों में सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स के साथ मैं एसोसिएट हूँ, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी। मैंने ये देखा कि जब तक आप किसी थिंकर को अंडरस्टैंड नहीं करते, क्यों उस थिंकर ने इस किस्म की थॉट्स को सरफेस किया, उस थिंकर का सोशल एनवायरनमेंट क्या था, उस थिंकर के एरा के डिफरेंट ट्रेंड्स क्या थे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या थे जिसमें वो ग्रूम हुआ, उस वक्त के नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल हालात क्या थे, फिर आप समझेंगे उस थिंकर की उस माइंडसेट को। और बहुत से थिंकर बिहेवियरल साइंसेस, सोशल साइंसेस में साइकोलॉजिकल मॉडल भी देखते हैं। वो साइकोलॉजिकल मॉडल जो कि इंसान के बिहेवियर, इंसान की अपनी अंडरस्टैंडिंग और इंसान की अपनी परसेप्शन से रिलेटेड होता है कि इंसानों के इस माशरे में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, इवन ट्राइबल लेवल पर भी इंसान कैसे सोचता है और किस पॉलिटिकल निज़ाम को प्रेफर करता है और उसकी रीजंस क्या हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन अप्रोचेस एंड थियरीज। इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करेंगे स्टूडेंट्स कि अप्रोच क्या होती है और थियरी क्या होती है, किस तरह कोई अप्रोच और कोई थियरी डेवलप करती है इवन दो किसी थिंकर के माइंड में, किसी स्कॉलर या हिस्टोरियन के माइंड में, और वो सरफेस कैसे करती है और फिर उस थ्योरी का
इंटरनेशनल रिलेशन के डिसिप्लिन पर क्या इफेक्ट रहा है हिस्टोरिकली भी और आज के दौर में भी, और ये थ्योरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में 30% कंट्रीब्यूशन थ्योरीज की है। अगर आप आज के मौजूदा मारूजी दुनियावी या ग्लोबल मेजर पॉलिटिकल इश्यूज या कंसर्न्स को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो आपको पहले उन माइंडसेट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए जो एक स्पेसिफिक माइंडसेट को लेकर के चल रहे हैं उन इवेंट्स और उन चीजों की अकरेंस और एग्जीक्यूशन के लिए। फॉर एग्जांपल, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स किस तरह है, इंटरनेशनल रिलेशन जब किसी कॉम के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसकी बेसिक क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, किन स्टेट्स के साथ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डील करना है, किन स्टेट्स के साथ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से डील करना है। मेजर ग्लोबल पॉलिटिकल एक्टर्स यानी मेजर ग्लोबल फोर्सेस जो हैं वो जब किसी और रीजन में अलायंसेस बनाती हैं तो उनके पीछे उनका माइंडसेट क्या होता है, ये तमाम चीजें हमें थ्योरी और अप्रोच ही गाइड करती हैं। और इससे हमें ये भी चीज का इल्म होता है कि आईआर का डिसिप्लिन इज क्वाइट साइंटिफिक, बड़ा साइंटिफिक तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड किया जाता है, पॉलिसी मेकिंग की जाती है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन की जाती है क्योंकि उसके पीछे ग्रेट माइंड्स होते हैं। दूसरी चीज, हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनमें बहुत सी थ्योरीज सरफेस हुई और बहुत सी थ्योरीज टर्मिनेट हुई, बहुत सी बहुत ज्यादा कामयाब हुई, और बहुत सी ऐसी थ्योरीज है इंटरनेशनल रिलेशन में जो विद द पीरियड ऑफ टाइम हिस्ट्री के डिफरेंट फेजेस से गुजरकर इवॉल्व होकर आज एक नई शक्ल सूरत में है, यानी ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, और उनकी जो रूट्स हैं वो हमें प्री हिस्टोरिकल एरा में आज भी मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करना चाहेंगे अप्रोच। अप्रोच के बारे में स्टूडेंट्स बड़ा ही एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वक्त कॉन्सेप्चुलाइज कराने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, देयर इज अ पर्सन और उसके सामने 5 रास्ते हैं एंड ही इज थिंकिंग कि मैं किस तरफ जाऊं। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया, थिंकिंग। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम तमाम लोगों की दुनिया के बारे में एक अप्रोच है, यानी नजरिया है, द वे ऑफ थिंकिंग। बिल्कुल ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशन में अप्रोच होती है, यानी कौन किसको किस नजरिए से अंडरस्टैंड कर रहा है और वो जो नजरिया है वो कहाँ से उसके पास आया। फॉर एग्जाम्पल, वो नेशंस जो मुसलसल हिस्टोरिकली विक्टिम रही एक्सटर्नल एग्रेशन की, जिन पर बाहर के मुल्कों या बाहर की कौमों से हमलावर होते रहे बहुत से एक्सपीडिशन। अब उस एक्सपीडिशन की माइंडसेट वाली कौम जो किसी पर हमला करती है और वो कौम जो मुसलसल उन हमलों का शिकार रहती है, जो हमला आवर होने वाली कौम है उसकी अप्रोच डिफरेंट है। उसने वहां पर हमला करके मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट और पॉलिटिकल अथॉरिटी को अकोमोडेट करना है, गेन्स हासिल करने हैं। और वो कौम जिस पर हमला किया जा रहा है उसकी अप्रोच डिफरेंट है, तो वो अपने डिफेंस ओरिएंटेड एक्टिविटीज करेगी, यानी उनके माइंडसेट में सिक्योरिटी स्टडीज और डिफेंस ही उनका माइंडसेट के साथ, और उसी माइंडसेट के साथ वो अपनी एक्सटर्नल पॉलिसी डिवाइस करते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह एक सिंपल सी एग्जांपल हम देंगे कि ये एक रेड मार्कर है। इस रेड मार्कर को एक वक्त में एक ही एंगल से देखा जाता है। जिस तरह इस वक्त ये वाला एंगल जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है, इस पर कुछ राइटिंग आपको नजर आएगी। इट इज द वे कि आप एक स्पेसिफिक एंगल से इसको देख पा रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2, एक स्पेसिफिक एंगल से ही आपको दिखाया जा रहा है। आप इसके पिछले हिस्से को नहीं देख सकते या इसके मिडिल पोर्शन को, यानी अपर टिप के मिडिल पोर्शन को आप नहीं देख सकते अनटिल अनलेस आपकी अप्रोच डिफरेंट ना हो, आप इसको डिफरेंट एंगल से ना देखें। बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स इंटरनेशनल रिलेशन को डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट जावियों से देखा है, डिफरेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई हैं, डिफरेंट एराज आए हैं। बहुत से एराज ऐसे थे जिसमें जंगें हुई हैं, बहुत से एराज ऐसे थे जिसमें पीसफुल
पैक्ट्स हुए हैं, ट्रीटीज हुई हैं, बहुत से एराज ऐसे हैं जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, तो उन एराज में जो थॉट सरफेस होती है, जो स्कॉलर सरफेस होता है, जो इंटेलेक्ट सरफेस होता है, उसकी अप्रोच भी बिल्कुल वैसे ही होती है। और इन ही कॉम्बिनेशन से आज हमारे पास एज ए कंप्लीट डिसिप्लिन इंटरनेशनल रिलेशन बहुत सी अप्रोचेस और थ्योरीज के साथ मौजूद है। तो व्हाट इज एन अप्रोच, इसको बड़े सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है और इसको एक्सप्लेन करते हैं डायके। डायके कहते हैं एन अप्रोच इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स governing the inclusion and exclusion of questions and data for academic purposes। बड़ा सिंपल वर्ड में मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा डायके का ये कॉन्सेप्ट कि ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, आज के दौर में हिस्ट्री में जो भी अप्रोचेस सरफेस की गई वो किसी स्कॉलर ने की, किसी इंटेलेक्चुअल ने की, किसी हिस्टोरियन ने की, तो वो स्टैंडर्ड्स तो वो जानते थे। एक लेमैन जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन दे वो उसका माइंडसेट होगा, लेकिन किसी मेजर डिसिप्लिन की अप्रोच कभी नहीं कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ, और आसान करते हैं, कि अप्रोच उस स्कॉलर, उस इंटेलेक्चुअल या उस हिस्टोरियन का स्टैंडर्डाइज्ड माइंडसेट है, जिसमें जो सवालात उसके सामने रखे जाते हैं या जो सवालात उस दौर में सरफेस करते हैं, उसका जवाब तलाश करने के लिए, एकेडमिक पर्पस के लिए इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अप्रोच या नजरिया या देखने का तनाजुर और जाविया एकेडमिक पर्पसेस के लिए जिससे किसी तालीमी मकसद का हल हासिल किया जाए, वो एकेडमिक पर्पस जो कोई थिंकर, स्कॉलर या इंटेलेक्चुअल प्रोड्यूस करता है और चीजों को आसान करता है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्टोरिकली इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में अगर हम देखते हैं तो वॉर एंड पीस स्टडी को ही इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी कहा जाता था। रीजन बीइंग इज दैट कि उस दौर में ज्यादातर दुनिया के अंदर जंगें लड़ी जाती थी और कुछ स्पेसिफिक रूल ऑफ वॉर्स उस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने नहीं डिसाइड किए थे। कोई इंटरवेंशन की पॉलिसीज नहीं डिसाइडेड थी। माइट इज राइट था, जो ताकतवर था वो अपनी ताकत को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करने के लिए कमजोर अकवाम पर हमला किया करते थे। और इस ही में से कुछ अप्रोचेस सामने आई, जिन अप्रोचेस में से एक थ्योरी, रियलिज्म की थ्योरी सामने आई, जिसको हम माइट इज राइट की थ्योरी भी कहते हैं, जिसको हम सेल्फ इंटरेस्ट की थ्योरी भी कहते हैं, जिसको हम सेल्फ गेन की थ्योरी भी कहते हैं, जिसको हम जीरो सम की थ्योरी भी कहते हैं। और अगर उस वक्त के स्कॉलर्स को देखा जाए, जिसमें पेलोपोनेशियन वॉर में 406 बीसी से 460 बीसी तक एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया थोसेडाइडस का, जिसमें वो पावर ट्रांजिशन थ्योरी की भी बात करते हैं, लॉन्ग साइकिल थ्योरी की भी बात करते हैं, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट की भी बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं एंड्स जस्टिफाई मीन्स, यानी आपने जिस मर्जी तरीके से अपने एंड्स, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए, जिस मर्जी मीन्स को यूज करते हुए किए, चाहे वो लीगल है चाहे वो इलीगल है, आपके एंड्स बताते हैं कि आप कितना राइट पर हैं। और उस दौर में जो कॉन्सेप्ट पाया जाता था वो पाया जाता था पावर पॉलिटिक्स का, वो कॉन्सेप्ट पाया जाता था मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय वॉर, और उसमें जो कमजोर अकवाम हुआ करती थी उनको सरेंडर करना पड़ता था, यानी वो लिबरल्स वैल्यूज नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रोच वो माइंडसेट है उस थेरिस्ट का, जो कि उस थेरिस्ट ने खुद भी डेवलप नहीं किया। वो जिस हालात में पला बढ़ा, तालीम हासिल की, या अपने माशरे से जो उसने ऑब्जर्व किया, जिस तरह से माशरा या उस अकवाम या कौमें उस दौर में चल रही थी, जो उसके ट्रेंड्स थे, उसने उसको एकेडमिक पर्पसेस के लिए स्ट्रीमलाइन किया और आसान किया आने वाली नस्लों के लिए। स्टूडेंट्स, हम आईआर में जो अप्रोचेस पढ़ेंगे, हेडले बुल ने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है क्लासिकल अप्रोच की और दूसरी कैटेगरी है साइंटिफिक अप्रोच की। जैसा कि क्लासिकल अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच से एक चीज सरफेस होती है कि क्लासिकल थिंकर या ट्रेडिशनल थिंकर जिस तरीके से सोचते थे,
जिस तरीके से चीजों को या इवेंट्स को परसीव करते थे, वॉर, पीस, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ओलिगार्ची, डिप्लोमेसी, रिलेशंस, इंटरेक्शन विद अदर स्टेट्स, इसके बारे में जो उनके तारीखी ट्रेडिशनल रिवायती व्यूज थे, उस कैटेगरी में हैडले बुल ट्रेडिशनल अप्रोच को रखते हैं। और दूसरी अप्रोच है जो एक न्यू एरा है, 20th सेंचुरी की अप्रोच है, जिसको हम साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं, बिहेवियरल अप्रोच भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो थिंकर सरफेस हुए, नए वो थिंकर जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ऑब्जर्व किया, वो थिंकर जो 20वीं 21वीं सदी में इंटरनेशनल रिलेशन और कॉमों के इंटरेक्शन को देखते हैं, वो जिस वे से सोचते हैं उसको साइंटिफिक या बिहेवियरल अप्रोच में डिवाइड कर दिया गया। स्टूडेंट्स, अब देखेंगे एकेडमिक प्रिंसिपल्स या पर्पसेस के लिए अप्रोच या थियरी डेवलप कैसे होती है। किसी भी थिंकर के माइंड में वो अप्रोच या वो थियरी जन्म जब लेती है, उसके कौन से साइंटिफिक प्रोसीजर्स या प्रिंसिपल्स हैं जिसके बाद उस थियरी को एकेडमिक डिसिप्लिन में एक्सेप्ट किया जाता है। या बहुत सी ऐसी थियरी सरफेस होती हैं जो एग्जिस्टिंग थियरी को रिजेक्ट करती हैं, रिबट करती हैं, या उसका एक एंटीथीसिस हमारे सामने पेश करती हैं। तो हमारे सामने दो ऐसे जराए हैं जिनसे कोई भी अप्रोच या थियरी डेवलप होती है या हमारे सामने आती है। और आईआर का जो सब्जेक्ट हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो थियरीज पढ़ने जा रहे हैं, वो इन दो प्रिंसिपल्स या दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वजह से हमारे सामने आए हैं। एक वे तो है एकेडमिक प्रिंसिपल्स, and the second thing is historical, social, political, economic factors of that period, जिस पीरियड में उस थिंकर ने वो थॉट परसीव भी की और उसको प्रोसेस करके अपने माइंड में एक स्पेसिफिक प्रोसीजर से गुजार के एक सेट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए दुनिया के सामने सरफेस किया। अब एकेडमिक पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो कोई भी अप्रोच या थियरी सरफेस कैसे की जाती है, यानी कोई भी थिंकर जो उसकी अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, अपना एनालिसिस होता है या अपने व्यूज होते हैं, क्या वो जिस तरह उसके माइंड में वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वैसे ही प्रेजेंट करता है, या इसके कोई सेट स्टैंडर्ड्स हैं जिस तरह डायके उसके ऊपर बात करते हैं। तो ऑब्वियसली एकेडमिक प्रिंसिपल्स हैं, और एकेडमिक प्रिंसिपल्स दो फर्दर डिवीजन्स में है। कोई भी थिंकर जब किसी भी चीज या किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी अकरेंस के बारे में, सोशल रियलिटी के बारे में, सोशल एक्टिविटी के बारे में, इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में, ग्लोबल इश्यूज के बारे में, या किसी ग्लोबल इवेंट के एग्जीक्यूशन के बारे में, या आने वाले टाइम के बारे में, वॉर के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, पीस के बारे में जब कुछ कहता है, तो वो दो मेजर ग्राउंड्स हैं जिसकी बेस पर वो बात करता है। एक मेजर ग्राउंड है जिसको हम बोलते हैं ऑन्टोलॉजिकल ग्राउंड, और जो दूसरी मेजर ग्राउंड है उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल ग्राउंड। क्योंकि ये दोनों एकेडमिक प्रिंसिपल है, हमारे प्रॉपर एक प्रोसीजर और एक प्रिंसिपल और साइंटिफिक मेथड के थ्रू आए हैं, तो इनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हम थोड़ा सा ग्लिम्स या थोड़ी सी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ऑन्टोलॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल ग्राउंड्स क्या होती हैं, जिसको माइंड में रखते हुए कोई थिंकर अपनी बात को थ्योरी अप्रोच की सेंस में सरफेस करता है, और एकेडमिक जो वर्ल्ड है उसको उसमें एडमायर, एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑन्टोलॉजी को कहते हैं द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, द स्टडी ऑफ बीइंग। यानी जब कोई थिंकर किसी भी फिलॉसफी, किसी भी एक्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है, कोई चीज सरफेस करता है, तो वो उसकी ऑन्टोलॉजिकल ग्राउंड्स भी उस थिंकर के माइंड में होती है कि वो जो एग्जिस्ट कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, थिंकर उसकी एग्जिस्टेंस को जिस जाविये से देखेगा, जिस वे से देखेगा, तो वो उसी ही पर्सपेक्टिव को डिसाइड एक्सप्लेन करेगा। अगर उसके कोई और एग्जिस्टेंस का व्यू है और उस थिंकर वो सरफे नजर करता है, तो फिर आने वाले अदवार में उस व्यू को भी सामने लाया जाएगा या उसको एडअप किया जा सकेगा। यानी कि स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग के बारे में क्या कहा जाता है, एक मशहूर किताब आई जो मिलियन उसकी सेलिंग हुई और काफी ज्यादा पब्लिकेशन हुई, बेस्ट सेलर भी रही,
1992 में जॉन ग्रे की बुक थी, जिसमें वो कहता है men are from Mars and women are from Venus। यानी ये जॉन ग्रे की एक अपनी ऑन्टोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है मर्द और औरत यानी जेंडर के बारे में, कि मर्द औरतों से फिजिकली इंटेलेक्चुअली डिफरेंट है, बोथ आर नॉट सेम और बोथ इक्वल भी नहीं। ये है फीचर, फिजिकल फीचर के बिहाफ पर जो इंसान की एग्जिस्टेंस है, इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट। इसी तरह एपिस्टेमोलॉजिकल प्रिंसिपल या ग्राउंड्स भी होते हैं किसी थ्योरी को या किसी कॉन्सेप्ट को सरफेस करने के लिए। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ नॉलेज। क्या जो चीज मैं सरफेस कर रहा हूं वो रियल नॉलेज है? क्या जो बात मैं बताने जा रहा हूं, बीइंग अ थिंकर, स्कॉलर और इंटेलेक्चुअल, वो एग्जिस्ट करता है कहीं पर, या वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, या मेरी अंडरस्टैंडिंग होने से पहले वो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था? ये वो क्वेश्चंस है जिनके आंसर को तलाश करने के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में थिंकर, हिस्टोरियन और स्कॉलर्स वर्कआउट करते हैं, और फिर जो उनके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर तैयार ढूंढते हैं, यानी फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से जो थियरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हमारे किसी चीज को ऑब्जर्व करने से पहले भी वो चीज रियलिटी में या नेचर में वैसे ही एग्जिस्ट करती है, और वो चीज जो जैसे एग्जिस्ट करती है उसको ऑलरेडी मीनिंग भी नेचर ने दिए होते हैं, हमने सिर्फ उसको इंटरप्रेट करना होता है। ये बेसिकली एग्जिस्टेंस और नॉलेज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, इंसानी बिहेवियर के बारे में, मौशरों के बारे में, जंगों के बारे में, अमन के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन नीड के बारे में, इस कॉन्सेप्ट को जो फॉलो करता है स्कूल ऑफ थॉट, उसको फाउंडेशनलिस्ट कहते हैं। और जो सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट है जिसको एंटी फाउंडेशनलिस्ट कहते हैं, उनका मानना ये है कि जो एग्जिस्टेंस है किसी भी चीज की वो विदाउट मीनिंग मीनिंगलेस है। यानी जो चीज माशरे में एग्जिस्ट करती है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, उसको हम मीनिंग देते हैं। जिस तरह जॉन ग्रे ने मीनिंग दिए जेंडर के, यानी मर्द और औरत एज ए ह्यूमन एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन उस एग्जिस्टेंस की जो इंटरप्रिटेशन है जो जॉन ग्रे अपनी बुक में दे रहे हैं वो एक एंटी फाउंडेशनलिस्ट व्यू है। और इसके ऊपर बहुत सी बातें, जिस तरह आजकल आप फेमिनिज्म में देखते हैं, जिस तरह आप दुनिया में बहुत से इवेंट किए जाते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, 9/11। 9/11 एक ऐसा इवेंट है जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मीनिंग दी है। वो मीनिंग क्या थे? वो मीनिंग ये थे कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक है जो कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को अगर इनसिक्योर करता है तो पूरी दुनिया भी इनसिक्योर है। और उस सिक्योरिटी और इस इनसिक्योरिटी को जब उन्होंने मीनिंग दिए तो पूरी दुनिया में एक नई डिबेट आ गई और वॉर ऑन टेरर के नए कॉन्सेप्ट्स सामने आए। इट मींस दैट कि इट इज थिंकर, इट इज इंटेलेक्चुअल, इट इज स्कॉलर जो इंटरनेशनल रिलेशन में डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट इवेंट्स और डिफरेंट अकरेंस को मीनिंग्स देते हैं, और इस प्रोसीजर से गुजरकर कोई थ्योरी या कोई अप्रोच डेवलप करती है। इसके साथ साथ हम पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हैं कुछ समय पहले कि उस थिंकर का अपना सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसका एनवायरनमेंट जिसमें उसने चीजों को ऑब्जर्व किया, वो भी उस थ्योरी और उस अप्रोच में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि वो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है इवेंट्स और चीजों के बारे में। जिस तरह के अगर आज 200 या 300 साल पुराने इंसान को आज की इस डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में लाया जाए, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में लाया जाए, तो उसकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग थी उस दौर के बारे में और आज के इस दौर के बारे में, ही वुड बी कंफ्यूज्ड कि दुनिया कहां पर चली गई है, बिकॉज वो अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंगली दुनिया की डेफिनेशन देता है, और आज के दौर की दुनिया वो दुनिया नहीं है जो पहले एग्जिस्ट किया करती थी। तो इसी तरह मेरे और आपके साथ भी होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो डिफरेंट किस्म की थ्योरीज हमारे सामने आती हैं, और हम काफी औकात अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं, बिकॉज हम उसको उस वे से अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते जिस वे से थिंकर, स्कॉलर या उस थ्योरी को सरफेस करने वाले एलिमेंट्स या वो लोग
उसको सरफेस करना चाहते हैं और उनका माइंडसेट क्या है। जिस तरह आज की दुनिया में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात की जाती है, आज की दुनिया में हाई टेक्नोलॉजी की और एडवांसमेंट की बात की जाती है, आज की दुनिया में कल्चरल एक्सचेंज की बात की जाती है, आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कलेक्टिविटी की बात की जाती है। इस तरह एनवायरमेंटल इशू ये कलेक्टिव इशू है, किसी एक मुल्क का इशू नहीं है। टेररिज्म कलेक्टिव इशू है, सिक्योरिटी कलेक्टिव इशू है, सीजनल शिफ्ट कलेक्टिव इश्यूज है, एपिडेमिक एंडेमिक डिजीजेस कलेक्टिव इश्यूज है, ह्यूमन पॉपुलेशन कलेक्टिव इश्यूज है, इसी तरह साइबर क्राइम कलेक्टिव इश्यूज है। तो आज की अंडरस्टैंडिंग है, तो आज आईआर को हम इस वे से देखेंगे। और ऐसा ही हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आईआर का जो डिसिप्लिन है ये बड़ा डायनामिकली ट्रांसफॉर्म हुआ, और इस डायनामिज्म की वजह से बहुत से नए कॉन्सेप्ट और नई थ्योरीज भी सरफेस की। हम थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज अ थ्योरी। तो इसके बारे में कहा जाता है कि जो थ्योरी है, थ्योरी द वे ऑफ मेकिंग द वर्ड और सम पार्ट ऑफ इट बेटर टू अंडरस्टैंड। जिस तरह के मैं भी ये बता रहा हूँ कि वो जो थिंकर है, वो जो स्कॉलर है, वो जो इंटेलेक्चुअल है, वो अपने दौर के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग को सोशल पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में हमारे लिए आसान कर देता है। और जरूरी नहीं कि आज से 250-300 साल पहले के जो थिंकर्स हैं, जिस वे में वो दुनिया को देख रहे थे, आज के थिंकर्स भी उसी वे में देखें। बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई थिंकर किसी न किसी ब्रांच ऑफ नॉलेज में किसी न किसी अपने सीनियर का फॉलोवर नजर आता है। जिस तरह रियलिज्म में न्यू रियलिज्म उसकी ब्रांच है, आइडियलिज्म या लिबरलिज्म के न्यू लिबरलिज्म उसकी ब्रांच नजर आई, पोस्ट मॉडर्निस्ट आपको बड़ा करीब नजर आते हैं लिबरल्स के। आज के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जिस तरह स्केप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है जो एंटी ग्लोबलिस्टिक भी जिनको कहा जाता है, लेकिन एक तरफ हाइपर ग्लोबलिस्टिक का कॉन्सेप्ट है जो ग्लोबलाइजेशन के हक में है। इसी तरह आपने बहुत सी पॉलिटिकल थियरीज देखी होंगी, सोशलिज्म आपने देखा, कम्युनिज्म आपने देखा, कैपिटलिज्म आपने देखा, लिबरल डेमोक्रेसी आपने देखी, लिबरल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट आपने देखे। तो इससे हमें ये चीज अंडरस्टैंड होती है, जो थियरी है बेसिकली ये गिविंग मीनिंग टू द अकरेंस ऑफ थिंग्स अराउंड अस। और इंटरनेशनल रिलेशन में पूरी दुनिया की जो आपस में इंटरेक्शन है, दुनिया किन बेसिस और ग्राउंड्स पे इंटरेक्ट करती है, आज की दुनिया के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं और आज की दुनिया ने उसके हल क्या तलाश किए हैं, आज की दुनिया में फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस या अदर कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करना कितना जरूरी है, आज की दुनिया में जो आपके आर्म रेस चली आ रही है, स्ट्रेटेजिक और डिफेंस अलायंसेस बन रहे हैं, वो कितने जरूरी हैं, आज की दुनिया में इकोनॉमी कितनी जरूरी है। तो ये आज की दुनिया के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जब इसको डिफरेंट और एकेडमिक वे से कोई थिंकर या स्कॉलर इंटरप्रेट करेगा और आसान करेगा, तो हमारे लिए आज की दुनिया को समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक और चीज स्टूडेंट्स इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कौन सी थ्योरीज हैं जिनको हम अपने सिलेबस में कम से कम वो थ्योरीज जो कि मेजर थ्योरीज कंसीडर की जाती हैं आईआर में, जिनको हम अपने सिलेबस में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। गो के ये मेजर कुछ थ्योरीज की मैंने लिस्ट बनाई है, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी थ्योरीज हैं जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना आईआर के स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। पर हम कोशिश करेंगे कि जब हम थ्योरीज के सेशंस को स्टार्ट करें तो मेजर थ्योरीज के साथ कुछ रिलेटेड माइनर थ्योरीज या अदर थ्योरीज के ऊपर भी डिफरेंट क्रिटिकल एनालिसिस प्रेजेंट करें, जिससे आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन है इंटरनेशनल रिलेशन के डिफरेंट ब्रांचेस की, वो काफी साउंड और काफी कंसोलिडेटेड। स्टूडेंट्स, मेजर जो थ्योरीज आईआर के सब्जेक्ट में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे इन डिटेल, उसमें थ्योरीज हैं रियलिज्म की, न्यू रियलिज्म की, आइडियलिज्म, लिबरल स्कूल की, न्यू लिबरलिज्म की। और याद रखिएगा रियलिज्म और आइडियलिज्म जो हमने पीछे अप्रोचेस का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, तो ये क्लासिकल अप्रोच दो ब्रांचेस हैं, यानी रियलिज्म और आइडियलिज्म थ्योरीज है, और जिस अप्रोच से ये थ्योरीज निकली हैं, जिस माइंडसेट से ये थ्योरीज निकली हैं, उसको क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। इसका मतलब है रियलिज्म बेशक न्यू रियलिज्म में हो, लिबरलिज्म बेशक न्यू लिबरलिज्म में हो,
ये जो माइंडसेट फॉलो करते हैं इसके थिंकर, वही पुराना, वही प्रिमिटिव, वही हिस्टोरिकल माइंडसेट है जो बिफोर क्राइस्ट यानी 406 बीसी से चला आ रहा है, जिसमें डिफरेंट वे से स्कॉलर्स ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट को सरफेस किया था। ये थियरीज आज की हैं, 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी की नई थियरीज हैं, लेकिन इनकी जो अप्रोच है, जिस वे से ये थियरिस्ट दुनिया को देखते हैं, वो वे ऑफ ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड कहीं ना कहीं इनके प्रीडिसेसर से जाके मिलता है और जो ग्राउंड्स वो वहीं पर है। कुछ ऐसी थियरीज और अप्रोच है जो साइंटिफिक मॉडल यानी साइंटिफिक अप्रोच की फॉलोइंग में नजर आएंगी। पोस्ट मॉडर्निज्म की थियरी हम अंडरस्टैंड करेंगे, सिस्टम थियरी अंडरस्टैंड करेंगे, वर्ल्ड सिस्टम थियरी अंडरस्टैंड करेंगे, फेमिनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे, वर्ल्ड डिपेंडेंसी थियरी, बेसिकली ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसका हम लेक्चर नंबर 3 में जिक्र भी कर चुके हैं कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में, ये थियरी उसको लिंक करती है। मार्क्सिज्म की थियरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस में भी और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे इंस्टीट्यूशन के रोल्स की बात आती है, नॉर्थ और साउथ की डिबेट की बात आती है। थियरीज ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, आज के दौर में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की कुछ थियरीज हैं, कुछ मॉडल्स हैं, कुछ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, कुछ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की पैसिमिज्म की बात करते हैं। ये थियरीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इसी तरह थियरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा वेग और इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितने ज्यादा नॉर्मली हम इनको समझते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट मेजर और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड जो ऑथर्स हैं उनकी बुक को कंसल्ट करके अंडरस्टैंड करते हैं, और मैं वो बुक आपको रिकमेंड्स भी वो बुक मैं रिकमेंड भी करता हूँ। और एक और चीज याद रखिएगा कि इन थियरीज को अंडरस्टैंड करना है हमने डिफरेंट फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उसकी डिफरेंट बुलेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक थियरी के मेजर टीनेट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उस थियरी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये थियरी जो सरफेस हुई इसके मेजर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या थे जिस वजह से ये थियरी सरफेस हुई, और ये थियरी फिर विद द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन डिफरेंट फेजेस से गुजरी। और आज जब फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लेता है कोई कंट्री, चाहे वो हाईली डेवलप्ड कंट्री हो या लेस डेवलपिंग कंट्री में से हो, तो उसका माइंडसेट जो है वो पीछे से किस थियरी से गाइडेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना की बात करते हैं तो चाइना जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, चाइना जो वॉर से अपने आप को काफी हद तक अलूफ रखता है, एग्रेशन से अलूफ रखता है, बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करता है, तो चाइना किस माइंडसेट के साथ दुनिया के साथ रिलेशन बना रहा है और इंटरनेशनल रिलेशन को किस वे से देखता है। अमेरिकन मॉडल क्या है? अमेरिकन मॉडल लिबरल रहा, अमेरिकन मॉडल रियलिस्ट रहा, अमेरिकन मॉडल न्यू सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है जहां लिबरल मॉडल भी चलता है और रियलिस्ट मॉडल भी चलता है। तो अमेरिकन किस तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, मुल्कों के आपस में जो इंटरेक्शन है उसकी वजूहात क्या बनती है, कौन सी ऐसे कॉन्सेप्ट और थियरीज हैं जिसको माइंड में रखते हुए मुल्क अलायंसेस करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर करते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री अलायंसेस बनाते हैं। तो जब आप इन थियरीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे और इन थियरीज को डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट वे से प्रेजेंट करते हैं, उन रीडिंग्स को हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशन के डिफरेंट इवेंट्स को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी हो जाएगा। और ये भी हम इजीली जज कर सकते हैं कि किस मुल्क ने आज से 10 साल पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी में कौन सा शिफ्ट लिया, दुनिया में आने वाले ट्रेंड्स कैसे हैं, डिप्लोमेसी कैसी की जाती है, मुल्क जब आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाते हैं या जब डिप्लोमेटिक टेंशंस आती हैं तो उसकी रीजंस क्या है, किसी भी मुल्क की नेशनल पावर, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी फॉरेन पॉलिसी पे, और जो डेवलप्ड नेशंस हैं या डेवलपिंग नेशंस हैं इनके नेशनल इंटरेस्ट में क्या फर्क होते हैं, इनके स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्या फर्क होते हैं, इनकी नेशनल पावर क्या होती है। इसके साथ साथ डिफेंस के मॉडल्स कौन से हैं, डिफेंस या स्ट्रेटेजिक स्टडीज की इंपॉर्टेंस क्या है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन क्या है, क्या जिस दौर में हम रह रहे हैं ये मोर सिक्योर वर्ल्ड है या जिस दौर से हम आए हैं
वो ज़्यादा सिक्योर वर्ड था। तो इन बहुत से सवालात के जवाब आपको इन थेरीज की इन डेप्थ एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग के बाद होती है। होप स्टूडेंट्स के आज का ये जो लेक्चर है या जिसमें हमने आपकी बेसिक फाउंडेशन अबाउट थ्योरी, अबाउट अप्रोच, उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे शेयर किए, आपके लिए एक वैल्यूएबल एसेट होगा इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।